मध्य प्रदेश में चुनाव से 8 दिन पहले ही सियासी माहौल बन गया है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में अपनी अपनी पार्टी के लिए एक एक वोट जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी मैदान में उतरे, मध्य प्रदेश का माहौल ही बदल गया। 15 दिन में चौथी बार मोदी मध्य प्रदेश में हैं और राम मंदिर से लेकर गरीबों तक पहुंचने वाली सरकारी योजनाओं में कांग्रेसी किस तरह से रोड़ा अटकाते थे, इसकी पूरी पोल पीएम मोदी ने खोलकर रख दी। मध्य प्रदेश में कैसे दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को सेट करने में जुटे हैं, यह भी बता दिया। मध्य प्रदेश में मोदी ने आखिर अपनी रैली में क्यों लिया 16 बार कांग्रेस का नाम। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। मध्य प्रदेश के लोगों को पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया। मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी, उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। मध्य प्रदेश को अपसेट कर कौन कर रहा अपने बेटों को सेट। एक ही एजेंडा है। 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। अब क्या करेंगे कांग्रेस के नेता। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी 15 दिन में चौथी बार दिखे हैं और सतना में दूसरी बार कांग्रेस पर गरजे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और बीजेपी इसी सेमीफाइनल में कांग्रेस को पटकनी देकर 2024 में होने वाले फाइनल सियासी मैच का टिकट कटा लेना चाहती है। इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है और इसके लिए कांग्रेस और कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना लिया है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, सब अपने सियासी करियर के आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में वो कांग्रेस और मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने अपने बेटों को सेट करने में जुट गए हैं और पीएम मोदी ने उनके इसी परिवारवाद को पकड़ लिया है। यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं।
एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते, अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को 10 तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ अपने बेटों की ही चिंता है वो एमपी के गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के बेटे बेटियों की चिंता ही नहीं कर सकते। दो पूर्व सीएम और दोनों अपने अपने बेटों को राजनीति में सेट करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ तो दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को सेट करने के लिए दिल्ली से भोपाल तक दौड़ लगा रहे हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है। हालांकि इससे पहले इस सीट से कमलनाथ सांसद हुआ करते थे और नकुलनाथ ने जिन नेताओं को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया, कांग्रेस ने टिकट भी उन्हीं को दिया। अब आप समझ जाइए मध्य प्रदेश की राजनीति में नकुलनाथ की कितनी चलती है। वहीं पूर्व सीएम और सांसद दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह एक बार फिर से राघवगढ़ से मैदान में हैं। 2013 में पहली बार विधायकी का चुनाव जीते, 2018 में कमलनाथ की सरकार में मंत्री बने और एक बार फिर राघवगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। राघवगढ़ सीट पर बीते 46 साल से कांग्रेस का कब्जा है। दिग्विजय सिंह राघवगढ़ को अपने बेटे जयवर्धन को सौंप चुके हैं, तो कमलनाथ छिंदवाड़ा को अपने बेटे नकुलनाथ को। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं, जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के कारण एमपी उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए। सतना लोकसभा क्षेत्र में सतना समेत 7 विधानसभा सीटें हैं। सतना सीट हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से बीजेपी ने सांसद गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। गणेश सिंह लगातार 4 बार से यहां से सांसद चुने जा रहे हैं। 10 साल में भाजपा सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं और इसमें से 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हो पाया। साथियों, कांग्रेस किस तरह गरीबों का हक छीनती है उसका जीता जागता प्रमाण है फर्जी लाभार्थी घोटाला। जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में संसद की एथिक्स कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है और इस बैठक में कमेटी की रिपोर्ट पर वोटिंग भी हुई और वोटिंग में 6 सांसदों ने समर्थन में वोट दिया जबकि 4 सदस्यों ने विरोध में वोट दिया। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। अब यह रिपोर्ट कल लोकसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। तो महुआ मोइत्रा पर यह संकट जो है बनता हुआ नजर आ रहा है और संसद से बाहर करने का एक तरह से लग रहा है फैसला कर लिया एथिक्स कमेटी ने। और पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी ने 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की
और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि महुआ मोइत्रा के काम को आपत्तिजनक, अनैतिक और आपराधिक जो है ऐसा बताया जा रहा है और अब ये रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। कल लोकसभा अध्यक्ष को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और सदस्यता रद्द करने की सिफारिश जो है वो कर दी गई है। 6 मेंबर्स ने सपोर्ट में जबकि 4 मेंबर्स ने विरोध में वोट किया। इसमें बाकायदा वोटिंग भी हुई है। तो अब कहीं ना कहीं संकट में इनकी सदस्यता महुआ मोइत्रा की नजर आ रही है। आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर करने का फैसला कर लिया है और संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी ने 500 पन्नों की बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की और अब ये रिपोर्ट जो है कल लोकसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब दिक्कत में फंसती नजर आ रही है महुआ मोइत्रा। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट तैयार है। 6 लोगों ने इसके समर्थन में वोट किया जबकि 4 लोगों ने विरोध में वोट किया। एथिक्स कमेटी के द्वारा महुआ मोइत्रा पे जो आरोप था उसको लेके एथिक्स कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। आज के मीटिंग का सिंगल एजेंडा था कि उसको लेके रिपोर्ट को अडॉप्ट करना और इसमें अडॉप्ट किया गया, रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है जिसमें 6 लोग समर्थन में थे रिपोर्ट के और 4 लोगों ने अपना डिसीजन नोट सबमिट किया है। सर वोटिंग भी हुई? सर वोटिंग भी हुई है? हाँ, वोटिंग हुई है। सर वोटिंग में अब एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय लोकसभा स्पीकर को सौंपा जा रहा है और उसमें कमेटी के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग पाई गई है। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, और क्या जानकारी दे पाएंगे आप इस खबर के बारे में? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो आज जो कमेटी ने सिफारिश की है, जिस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकारा है, बहुमत का मतलब ये है कि रिपोर्ट के पक्ष में 6 सांसदों ने मतदान किया, चेयरमैन सहित, चेयरमैन विनोद सोनकर जो कि उन्होंने पक्ष में मतदान किया रिपोर्ट के, और इसके अलावा राजदीप रॉय और पराजिता सारंगी, हेमंत गोडसे, कांग्रेस सांसद परिणीत कौर, उन्होंने भी इस रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। रिपोर्ट वो जो कि इस बात की सिफारिश कर रही है कि महुआ मोइत्रा ने जो आचरण किया एक सांसद के तौर पे उसमें गंभीर अनियमितता है, अनैतिक उसको माना गया है और उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। उस रिपोर्ट के पक्ष में 6 सांसदों ने वोट किया। जो विपक्ष के सांसद से दानिश अली की बात करें, गिरधारी यादव की बात करें, ऐसे 4 सांसदों ने उस रिपोर्ट के विरोध में वोट किया था। अब प्रक्रिया ये होगी कि संसद का शीतकालीन सत्र जो कि 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, उस शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष के तरफ से या कमेटी के चेयरमैन की तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाएगा सदन में और उस प्रस्ताव पर फिर सदन या तो वॉइस वोट से या फिर अगर वोटिंग की नौबत आई तो वोटिंग कराकर वहां पर इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में विरोध वोट करेगा। मतलब ये कि कमेटी ने जो सिफारिश की है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, उस पर लोकसभा की मुहर अनिवार्य है। संसद के अगले शीतकालीन सत्र में उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। उसके बाद सभी सांसद मिलकर ये तय करेंगे जी क्या महुआ मोइत्रा की सदस्यता जानी चाहिए। जो संकेत दिख रहे हैं उससे सीधा सीधा समझा जा सकता है कि उनकी सदस्यता तो जा ही चुकी है। इसके अलावा उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो कि इस कमेटी ने सिफारिश की है। इसमें मनी ट्रेल का मामला है, ऐसे में होम मिनिस्ट्री को भी इसकी जांच करनी चाहिए। वो सारी चीजें ज्यादा गंभीर हो सकती है महुआ के लिए। चलिए देवेंद्र पराशर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका।